सभी को नमस्कार। एक ओंकार। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हार्दिक, ओपन, राहुल कुमार, आशीष। हेलो बेटा। आप सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग आदर्श। गुड मॉर्निंग विक्रांत, निशा, दीप्ति। गुड मॉर्निंग तुषा। हेलो हेलो हेलो। आप सभी पहले आ जाएं, फिर पढ़ने पढ़ाने का सबब तैयार करते हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो हम शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। एक पेन पेपर साथ लेकर बैठा करें, ताकि कुछ नई बात अगर सीखने को मिले तो वो लिखी भी जा सके। ठीक है? क्योंकि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने सिखाने का कोई निश्चित समय नहीं होता। आप जिस समय चाहें उस समय सीख सकते हैं। ठीक है? आप जिस समय चाहें सीख सकते हैं, जिस समय चाहें अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है करियरविल ऐप पर, और मैं आप सभी का गोपाल वर्मा शुरू करना चाहूंगा आज की बातचीत आप लोगों के साथ। तैयार हैं? चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों के एग्जामिनेशन में इंग्लिश का अच्छा खासा रोल है। आप लोग ये जानते हैं कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में, जिसमें कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, चाहे एसएससी की बात कर लीजिए, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर लीजिए, चाहे एयरफोर्स की बात कर लीजिए, या फिर जितने भी हमारे डिफेंस एग्जामिनेशंस हैं, या यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स लेती है हमारे, सभी के सभी एग्जामिनेशंस में इंग्लिश का एक बहुत खासा रोल है। ठीक है? बिना इंग्लिश के एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल ही नहीं, बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि किसी भी पेपर को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको और सारे के सारे एरियाज में भी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे जीएस है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे आपका रीजनिंग है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो और एरियाज में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंग्लिश के बिना ये सफर कहीं ना कहीं आपको अधूरा बना देता है। ठीक है दोस्तों? तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, सीखना और पढ़ना। ठीक है? तो इंग्लिश के बगैर काम नहीं चल पाता है, ये हम लोग सब जानते हैं। वैसे हम लोग इस बात से कभी दरकिनार नहीं होते कि हमारी जो भाषा है, मूल भाषा तो हिंदी है, लेकिन परीक्षा सामग्री हमें कहती है कि हम किसी भी तरीके से इंग्लिश को बहुत अच्छे लेवल पर सीखें। ठीक है? तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर चलना चाहेंगे? चलिए, अगर फटाफट से पहले यस सर कहो, फिर सफर तय करना शुरू करते हैं। बताओ जरा। क्लास का टाइम आपका 9:30 से ही है। ठीक है? 9:30 से ही आप लोगों की क्लास का टाइम हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है? 9:30 से ही आप लोगों की क्लास का टाइम रहेगा। सो नाइस ऑफ यू। ठीक है। अच्छा जी। चलो, मैं कहानी को शुरू करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? आ जाओ। मैं आपके सामने 3 शब्द लिख रहा हूं। मैं आपके सामने 3 शब्द लिखे हैं। इन तीनों के तीनों शब्दों का थोड़ा थोड़ा हिंदी का अर्थ मुझे समझाओ। मैं आपके सामने 3 बातें लिख रहा हूं। ठीक है? और इन तीनों की तीनों बातों का आप अपने हिसाब से थोड़ा बिल्कुल हिंदी हिंदी मुझे बताते चलें। ठीक है? हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हिंदी का सहारा रहता है, लेकिन हमें धीरे धीरे आप लोगों को इस हिंदी के प्यार प्रेम से निकालकर इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना सिखाना चाहते हैं। चलिए, तो ये 3 जो शब्द मैंने लिखे, इन तीनों का अर्थ आप मुझे बताएं प्लीज। समझ, काल, वाक्य। एक बच्चे ने 3 अर्थ बताए हैं। चलो, मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए और अच्छे लेवल पर लेकर चलना चाहूंगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है जी? एक छोटा सा सेंटेंस। मैंने कहा ही इज नॉट लेजी।
मैंने सामने आपके एक वाक्य लिखा है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। फाइन। मैंने आपके सामने 3 बातें लिखी हैं और एक छोटा सा वाक्य लिखा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्तों कि इन तीनों के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, इस लिखे हुए वाक्य का आप मुझे बताएं, आपको क्या सेंस समझ आ रहा है, क्या इसका टेंस समझ आ रहा है और क्या इसका सेंटेंस समझ आ रहा है। चलो आप थोड़ी मेहनत करके बताओ। हम्म, सबके कमेंट्स आ रहे हैं पंकज बेटा, ये चीजें मत लिखा करो। सबके कमेंट्स आ रहे हैं, सबके कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, सबके नाम लिए नहीं जा सकते, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। मेरी क्लास में पढ़ाई पर ध्यान दिया करो बेटा, आप ही का फायदा है। ये नाम लेना, नाम बुलवाना, कोई यहाँ रैली नहीं चल रही है, किसी नेता के लिए कोई इलेक्शन की रैली नहीं चल रही, कि नाम बुलवाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है चीजों को ध्यान से सीखना, समझना। फाइन। चलो जी, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश रमन, अंकित, सचिन, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। चलिए ठीक है। अब अगर आप इन तीनों को थोड़ा भावनाओं से समझने का काम करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपने सेंटेंस को देखने का काम किया, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई ये सेंटेंस किस तरह का है, तो जब सेंटेंस आप देखने का काम करते हैं तो सेंटेंस एक्चुअल में काम क्या करता है, ठीक है ना जी। जब आप सेंटेंस को देखने का काम कर रहे हो तो आपने इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज देखने की काम किया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। फाइन। इसके अंदर आपने कुछ और नहीं देखा, शब्दों की व्यवस्था को देखा कि कौन सा शब्द कहां पर लिखा है, यही चीज देखा आप लोगों ने, हाँ या ना। शब्दों में कौन सा शब्द कहाँ लिखा है, सिर्फ यही आपने देखा, इसके अलावा कुछ और नहीं देखा, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपने ये चीज महसूस की कि ये लिखा हुआ सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये हमारे सामने एक वर्ब लिखी नजर आ रही है, ये लिखा हुआ हमारे सामने एक नॉट है, और ये लिखा हमारे सामने इसी लिखे हुए सेंटेंस का एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ये तो सेंटेंस जो है अपने आप में नेगेटिव है, पहली बात हमें समझ में आई। फाइन। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इस लिखे हुए सेंटेंस का सेंस यानी कि मीनिंग क्या निकलता है, इस लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, सोच समझकर मुझे बताएं, बताएं जरा, बताओ बताओ फटाफट से। दिमाग लगाना है, पहले आपको सोचना सिखाना है मुझे, फिर मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। और जैसा हमेशा नए बैच की शुरुआत में मैं आपको कहानी समझाता हूं कि इंग्लिश को समझने का प्रोसेस क्या है, पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा मिलाना चाहूंगा, ठीक है जी। अब अगर इसे हम समझते हैं तो आपको इसकी सेंस क्या समझ आई। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक चीज सिखाई जाती है कि माइनस इंटू माइनस, बताओ जरा क्या रिजल्ट निकलता है। गणित में एक नियम समझाया जाता है दोस्तों हमें कि माइनस इंटू माइनस, बताओ जरा क्या होता है। हाँ, एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, नाम कविता, हाँ जी। तो माइनस इंटू माइनस, सभी बच्चे बिल्कुल सही सिंबल बना रहे हैं, और बच्चे कह रहे हैं जी माइनस इंटू माइनस तो हमेशा प्लस का रिजल्ट निकलता है। अरे हाँ है ना, जब माइनस से माइनस टकराता है तो रिजल्ट हमेशा क्या निकल कर आया, प्लस निकल कर आया, हाँ या ना। जब प्लस निकल कर आया तो लेजी होना अपने आप में नेगेटिव सेंस है, नॉट किसी सेंटेंस में जुड़ता है तो नेगेटिव सेंस है। जब ये दोनों आपस में टकराए तो मीनिंग कौन सा हुआ, यानी कि सेंस हमारे सामने कौन सी निकल कर आ रही है। भाई बात कुछ समझ में आई। आपने कहा जी सर सेंस हमारे सामने आ रही है पॉजिटिव, है ना, यानी कि इस वाक्य का जो अर्थ है वो अपने आप में पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया टेंस बताओगे जरा कौन सा है, तो टेंस के लिए एक बार ध्यान से सोचकर मुझे बताना बच्चों। मैं आप लोगों के दिमाग की कसरत कराऊंगा पहले, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं टॉपिक ही शुरू कर दूं और आप उस टॉपिक के पीछे हाथ धोड़ के लग जाओ और आप सोचो कि भैया टॉपिक पढ़ा दिया भाई मजा आ गया। नहीं नहीं नहीं, पहले आज आपके दिमाग की कसरत करनी है। भाई सुबह का आपका समय रखा है, आपकी क्लास का टाइम सुबह 9:30 रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, सुबह सुबह आप लोगों को पहले दिमाग से मुझे हेल्दी बनाना है, दिमाग से मुझे एक्टिव करना है, उसके बाद ही तो सफर तय करना शुरू करेंगे। बोलो हाँ, ठीक है। आ जाओ, मैंने आपके सामने ये लिखा है सेंटेंस, तो आपसे मैंने पूछा इसका टेंस क्या है, तो टेंस के लिए आप देखेंगे किसकी तरफ, ही की तरफ, इज की तरफ, नॉट की तरफ या लेजी की तरफ, बताओ जरा सोचकर। नहीं नहीं, मेरा सवाल नहीं ध्यान से सुना पंकज आपने, आप गलत जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आपके जब इस टेंस को पहचानने की बात करोगे तो आप किसे देखोगे, ही को देखोगे, इज को देखोगे, नॉट को देखोगे या लेजी को देखोगे।
लो जी, अब टूट पड़े सभी बच्चे। बेटा नीतीश पढ़ाई में ध्यान लगाओ ना, क्यों अच्छे बच्चों वाले काम नहीं करते हैं? हाँ भाई, तो आप किसी और चीज की तरफ नहीं देखोगे, आप सिर्फ किस चीज की तरफ देखोगे? इस लिखे हुए इस की तरफ। हाँ कि ना? हाँ या ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात को घुमा देता हूं, एक मैं छोटी सी बात को घुमा देता हूं। मैंने आपके सामने फिर से एक वाक्य लिखा, बहुत ध्यान से सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा इट इज ट्यूसडे टुमारो। अच्छा भाई, एक वाक्य मैंने फिर से आपके सामने लिखा, एक वाक्य फिर से आप बड़े ध्यान से पढ़कर देखें। ठीक है, मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा, ध्यान से सोचकर बताना। भाई इस लिखे हुए सेंटेंस को देखकर मुझे बताना कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आपके हिसाब से टेंस क्या है। इस लिखे हुए सेंटेंस के हिसाब से सोच समझकर बताना कि इस लिखे हुए सेंटेंस का टेंस क्या है। बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, थोड़ी देर पहले आपने क्या किया, थोड़ी देर पहले आपने जब टेंस बताया था तो आपने देखने का काम किया था किस चीज की तरफ? वर्ब की तरफ। अरे हाँ है ना? यानी कि अगर टेंस की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर भी हम किस चीज की तरफ देखने का काम करेंगे? वर्ब की तरफ ही देखने का काम करेंगे। हाँ है ना? तो भाई यहां पर इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, ये दोनों के दोनों आप लोगों ने क्या बताने का काम किया था? प्रेजेंट के बारे में बताने का काम किया था। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपके दिमाग के साथ थोड़ा खेल रहा हूं। ठीक है ना? अभी कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया है। ऐसा होता है कि जब भी हम क्लास शुरू करते हैं हर बार मैं आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूं, वो भी बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मुझे आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा कसरत करनी है। मेरे दिल में जज्बात ये थे कि हर सुबह की बात जब हम करते हैं तो आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की स्थिति है, घर से बाहर निकलना नहीं होता, तो हर कोई इंसान लेजी है, हर कोई इंसान आलस में भरा पड़ा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप मेरी बात से सहमत है तो एक बार प्यार से ये सर कहिएगा। हर कोई इंसान आलस से भरा हुआ है, सुबह उठता नहीं है, उठ नहीं पाता है, उठने के बाद सोचता है हाय मैं क्या करूं। तो भाई साहब, अब मैंने आपके साथ मिलके मेहनत करनी है। अब आपको हर हालत में जगाना है और आप लोगों को पढ़ने के लिए उत्साहित करना है। तो पहले आपके दिमाग की थोड़ी कसरत करा दी जाए, हाँ या ना? पहले आपको थोड़ा सोचना सिखा दिया जाए कि अरे यार, इंग्लिश में ऐसा भी सोचा समझा जा सकता है। जब आप इस इंग्लिश को ऐसे सोच समझने का काम करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, मेरे साथियों, एक बात सोचकर बताओ, अगर मैं आपको कहूं हाँ भाई, मोमोज खाओगे, तो आप सभी लोग शिकारी हैं, सभी लोग तैयार हो जाएंगे, आप कहोगे जी बिल्कुल आने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना? अच्छा, आप एक बात बताओ, ध्यान से सोचकर बताओ कि क्या मोमोज टेस्टी होते हैं? हाँ या ना का जवाब दे दीजिएगा, बस मुझे सोच समझ के हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। क्या मोमोज टेस्टी होते हैं? सभी लोगों ने हाँ कह दिया, हाँ या ना? अच्छा, मैं अगर आपको कहूं वही मोमोज अगर हम अपने घर पर मम्मी या पापा या दादा या दादी को खिलाएं, तो क्या वो मोमोज उन्हें टेस्टी लगेंगे? सोच समझ के बताना मुझे। अगर वही मोमोज हम अपने मम्मी पापा दादा या दादी को अगर खिलाएं तो क्या उन्हें वो टेस्टी लगेंगे? सीरीज में बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, नहीं 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 नहीं। अरे भाई साहब, आप खिला के भी देखना, हो सकता है आपको दो चांटे भी लग जाएं। हाँ या ना? एक बात बताओ दोस्तों, मोमोज तो वही है, फिर टेस्ट कहां से आया? सोच कर देखो ना ध्यान से मेरी बात को। मोमोज तो वही है, टेस्ट कहां से आया? मोमोज में कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट छिपा हुआ है आपके अंदर। मेरी बात समझ पाए? टेस्ट छिपा हुआ है आपके अंदर। अगर आपके अंदर टेस्ट छिपा हुआ है तो आपको मोमोज अच्छे लग रहे हैं। मम्मी पापा दादा दादी को टेस्ट नहीं महसूस हुआ, उनके अंदर टेस्ट नहीं है, इसलिए उनको वो चीज टेस्टी नहीं लग पा रही है। बात समझ में आई? तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है, इसे मुश्किल बनाता है हमारे अंदर बैठा हुआ डर। ये मुश्किल नहीं है इंग्लिश, इसको हमारा डर मुश्किल बनाता है। अगर कोई बच्चा ये कहता है सर मैं यूपी बोर्ड से हूं, मुझे कोई नहीं आती है अंग्रेजी, हम क्या करेंगे बताओ कैसे करेंगे? कुछ नहीं, डरो मत। जो आपके साथ यहां पर कसरत कराई जा रही है, आप पहले इस कसरत में थोड़ा पार्टिसिपेट करो। आपको जैसा आ रहा है आप जवाब दो, सही या गलत, दो ही तो संभावनाएं हैं।
या तो सही आंसर होगा या गलत आंसर होगा, क्या फर्क पड़ता है, सीखने में ना कोई सही है ना कोई गलत है। तो आओ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आज की इस क्लास का फायदा उठाओ। दोस्तों मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक वाक्य पूछा, ही इज। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही कहानी शुरू करूंगा, पहले आपके साथ मिलकर थोड़ी सी मेहनत करनी है, पहले आपके सोए हुए ये मांसपेशियां है दिमाग की, इनको थोड़ा जगाना है, ठीक है। पहले थोड़ी आग जलनी चाहिए दिल के अंदर कि यार सीखने में तो मजा आ सकता है। तो मजा आपके अंदर छिपा, इस इंग्लिश में कोई मजा नहीं है, ठीक है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, जादू आपके अंदर छिपा हुआ है, बस महसूस करना है और धीरे धीरे इस चीज को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जाना है और हर चीज समझनी है। आओ दोस्तों, मैंने आपके सामने ये वाक्य लिखा, ही इज नॉट लेजी। तो आपने जब टेंस बताने का काम किया तो टेंस बताने के लिए आपने किस चीज पर फोकस किया, इस लिखी छोटी सी वर्ब पर। क्या मैं ठीक कह रहा हूं दोस्तों, हाँ या ना। अब जैसे ही मैंने आपके सामने कहा इट इज ट्यूसडे टुमारो, हाँ है ना, जैसा कि आप जानते हैं आज सोमवार है, 19 अप्रैल है, आज पहला दिन है आपकी क्लास का, 9:30 पर ही आपकी क्लास शुरू होगी हर दिन। अब मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, इट इज ट्यूसडे टुमारो। जैसे ही मैंने आपके सामने ये वाक्य लिखा तो इस वाक्य को देखते ही आपके दिल में एक जज्बात आया कि यार जैसे यहां पर इज लिखा वैसे यहां इज लिखा, कुल मिलाकर इसका जो टेंस है वो तो अपने आप में प्रेजेंट है। अरे बोलो हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे एक नई चीज पूछने का काम करूं कि भाई जरा इसका टाइम बताओगे कि ये घटना किस टाइम से संबंधित है, बताओगे जरा। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये घटना कौन से टाइम से संबंधित है, जरा पढ़कर बताओगे। मैं आपकी मदद करूंगा, पहले आपसे मुझे जानकारी लेनी है। बताओ बताओ, शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बच्चे ने एक ने बिल्कुल क्लियर आंसर बता दिया है कि सर अगर समय की जानकारी लें तो ये घटना हमें बताई गई है किस चीज के बारे में, फ्यूचर के बारे में। बहुत बढ़िया आंसर दिया भाई, काबिले तारीफ है आपका जवाब। ये घटना किसकी बात कर रही है, फ्यूचर के बारे में, हाँ या ना। यानी कि टाइम और टेंस दो चीजें आपके दिमाग में धीरे धीरे अलग होती जा रही हैं। मेरी बात महसूस कर पाए, धीरे धीरे आपके दिमाग में टाइम और टेंस दोनों की दोनों चीजें अलग अलग होती जा रही हैं। आपको ये दोनों की दोनों चीजें अलग अलग महसूस होंगी, ठीक है। चलिए एक काम करता हूं, एक और वाक्य आपके सामने लिखता हूं, थोड़ी सी कसरत और करा देता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, एक और थोड़ी सी मेहनत कराता हूं, एक वाक्य और आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। अभी मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूं, अभी सिर्फ आपकी मेहनत करा रहा हूं, ठीक है जी। चलो भाई, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, आप ऐसे लिखकर मत पूछा करो कि कमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने आपके सामने ये जो लिखी हुई है बातचीत, जरा एक बार ध्यान से बताओ कि इसमें टेंस कौन सा है, और मैं अगर आपसे पूछूं इसमें टाइम कौन सा है, सोच समझ कर बताएं। बहुत बढ़िया। राहुल मजे ले रहा है मेरे सुबह सुबह, कह रहा आप अंग्रेजों के दादा हो। हम किसी के दादा चाचा कुछ नहीं है भैया, ठीक है, हम तो सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने का काम कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। तो जब टेंस की बात आपने देखी तो दोस्तों, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने टेंस की बात कही तो सोच समझकर मुझे ये बताएं, क्या टेंस के लिए आपने इस शी को देखा या हैज प्रिपेयर्ड को देखा या द ब्रेकफास्ट को देखा, बताओ जरा। टेंस के लिए आपने किस चीज की तरफ देखा। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर नया बैच है, पहला दिन है, आप तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाले थे, आप सुबह सुबह मतलब हमें ही कंफ्यूज कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, आपने टेंस के लिए किस चीज की तरफ देखा, हैज और प्रिपेयर्ड की तरफ। कुल मिलाकर टेंस के लिए आप लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब की फॉर्मेशन पर गया, हाँ या ना। आपका ध्यान वर्ब की फॉर्मेशन पर गया, क्या मैं ठीक कह रहा हूं। अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूं भाई इस लिखे हुए सेंटेंस का जनाब जरा टाइम मुझे बताओगे क्या है, बताओ बताओ। जी आदित्य साहब, बिल्कुल सही।
तो जैसे ही आप इस वाक्य को पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ते ही आपके दिमाग में आया शी हैज प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, इसका मतलब उस इंसान ने ब्रेकफास्ट तैयार करने का काम कर लिया, हाँ या ना। यानी कि काम प्रेजेंट से तो सुनने में आ रहा है लेकिन काम तो हो चुका। चलो मैं इस बात को थोड़ा आसान तरीके से कहता हूं, दोस्तों ध्यान से सुनना। मैं अगर आपको कहूं मैं एक कप चाय पी चुका, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा मैं एक कप चाय पी चुका हूं, तो चाय पीने का एक्शन तो हो चुका। चाय थोड़ी देर पहले कप में थी, अब चाय कहाँ है, मेरे पेट में। अरे हाँ है ना। यानी कि ये बात तो सर कहने में तो प्रेजेंट की लग रही है, पर अगर टाइम की जानकारी हम देखें तो टाइम तो ये कौन सा बता रही है, पास्ट बता रही है। अरे हाँ या ना। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात और लिखता हूं, बस ये आखिरी बात होगी, इसके बाद मैं आपको कहानी पर लेकर चलना चाहूंगा कि ये सारा खेल हो किस लिए रहा है। ठीक है, मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा, एक बार छोटी सी और कसरत, ठीक है ना। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे। जब आप लोग जिम जाते हैं तो जिम वाला जो भी ट्रेनर होता है वो आपको जब वेट लिफ्टिंग कराता है, डिप्स लगवाता है ना। तो वो वेट लिफ्टिंग या डिप्स जब कर लगवाता है तो आपसे एक सेट एक्स्ट्रा लगवाता है, कहता है भैया एक बार और कर दो बॉस, फिर तुम्हारी सेहत मैं टनाटन कर दूंगा, एक बार और। ऐसा ही होता है ना जी। अतुल बेटे कमेंट्स आ रहे हैं, ये फर्जी बातें मत किया करो, ठीक है जी। अब देखो ये मैंने आपके सामने लिखा है, एक बार इसकी भी थोड़ी सी मेहनत हम कर ही लेते हैं। जरा मुझे बताएंगे दोस्तों, इस लिखे हुए वाक्य में आपके हिसाब से टेंस क्या है, ठीक है, और इसी लिखी हुई बातचीत में आपके हिसाब से टाइम क्या है। सोचें समझे और मुझे बताएं। शाबाश, मेहनत कर रहे हैं बालक बालिका, बहुत बढ़िया जी। चलो जी, अब देखो जैसे ही आप लोगों ने टेंस को देखने का काम किया तो आपकी ध्यान किस तरफ चला गया भाई, इस लिखी हुई वर्ब की तरफ, और इसे देखकर आपने समझा अरे यार ये तो प्रेजेंट की बात चल रही है, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही आपने इस सेंटेंस को पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ आया कि नैना नाम का इंसान अभी आया नहीं है, आने वाला है। और यानी कि अगर ये इंसान आने वाला है, कोई भी काम अगर होने वाला है तो इसका मतलब अभी हुआ नहीं है। तो ये काम अभी होने वाला है, तो ये इशारा किस तरफ करने की कोशिश चल रही है, फ्यूचर की तरफ। तो भैया आपके सामने मैंने चार छोटे छोटे शब्दों से आपका परिचय कराया। सबसे पहला शब्द कौन सा था, सेंस। कौन सा शब्द कहा भाई, सबसे पहला शब्द मैंने कहा सेंस। मैं अब इन सारी बातों को थोड़ा आपके सामने जनरलाइज करूंगा, फिर यहीं से हम सीखने समझने का काम तय करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक चीज को समझने का काम किया है, सेंटेंस। दूसरी चीज हम लोगों ने समझने का काम किया, सेंस। तीसरी बात हम लोगों को समझ में आती है, टेंस। और एक अगली बात हमें समझ आती है दोस्तों, जिसे हम लोगों ने टाइम कहा। तो कुल मिलाकर ये छोटी छोटी चार चीजें हम लोगों को बहुत दूर तक सफर तय करने में मदद करेंगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चार चीजें हमें बहुत दूर तक समझने में मदद करेंगी और बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पर हमें तैयार करेगी। पहले मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो चारों के चारों चीजें हैं आपकी कहाँ कहाँ आपको मदद करने वाली हैं। ये चारों की चारों चीजें आपको अलग अलग टॉपिक्स में मदद करने वाली हैं, जिसका नाम अगर हम कहें क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग नाम का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। इसी के आगे अगर हम चलते हैं तो यही टॉपिक आपको मदद करेगा जब आप पढ़ेंगे वॉइसेस। आपने सुने हैं, अच्छा चलो नाम तो बता दो, वॉइसेस कितनी तरह के होते हैं, हैं जी, बताओगे जरा वॉइसेस कितनी तरह के होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, दो तरीके के हैं वॉइसेस, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, ठीक है। दो तरीके के वॉइसेस हुए। इसी चीज को समझने के आधार पर हम लोगों को एक और चीज समझ में आएगी दोस्तों, जिसे हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं भाई, नरेशन। तो ये चीजें हमें बड़े ध्यान से समझनी है। क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो सीखने सिखाने के इस प्रोसेस को शुरू करें, बताइए जरा। सीखने सिखाने के इस प्रोसेस को शुरू करें, क्या आप तैयार हैं, हैं जी। सो नाइस ऑफ यू।
अगर सीखने सिखाने की बात मैं समझाना चाहूं तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ही सारे की सारी चीजें आप लोगों के आगे हर एक टॉपिक में जुड़ती हुई चली जाएगी। जितना ध्यान से हम पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हम किसी भी पेपर में निकाल सकते हैं। चाहे आप एसएससी के एग्जाम की बात करें, चाहे बैंकिंग के एग्जाम की बात करें, चाहे आप बात करना चाहें डिफेंस के एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, हर जगह ये आपकी मदद करता है। ठीक है, तो शुरू करें दोस्तों। हैं जी, सफर तय करना शुरू करें। आ जाइए। तो अब हम सफर तय करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर पहुंचने का काम करेंगे कि ये क्या बला है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा इसके बारे में, फिर धीरे धीरे हम लोग चीजों को आगे जोड़ते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मोहब्बत भरा सफर तय करना शुरू करते हैं। ठीक है, और मोहब्बत भरा सफर तय हम किसके लिए करना चाहेंगे? आप सभी लोग जानते हैं कि हम इंग्लिश के लिए ही जुड़े हैं और इंग्लिश के ही इस सफर को बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले इस सफर को आधारभूत जानकारी से समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस इंग्लिश को समझने के लिए छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन मेंटेन कर लेते हैं। इंग्लिश क्या है, कैसे काम करती है, हमें छोटी छोटी जो चीजें हैं कैसे कैसे समझनी है, उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, आ जाइए बच्चों, प्लीज इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि जब तक ये चीजें हम नहीं समझ पाते तब तक सारा खेल क्लियर नहीं हो पाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी अपने आप में एक भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी अपने आप में एक भाषा है। नरेंद्र ने कितने सारे राम लिख दिए हैं, मेरे लाडले पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, भगवान उसी का भला करता है जो पढ़ाई पर ध्यान देता है। ठीक है ना। हाँ, अब वापस आ जाओ दोस्तों। मैंने आपको कहा इंग्लिश अपने आप में क्या हुआ? इंग्लिश अपने आप में कुछ और नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। जब भी आप किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी कि जब भी आप किसी भाषा की बात करते हैं, तो भाषा को समझने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? ध्वनि की जरूरत पड़ती है। भाई हाँ है ना? भाई आप किसी भी इंसान को कुछ अगर बोलने की कोशिश करोगे तो ध्वनि की जरूरत पड़ेगी। ध्वनि को ही आप अगर अंग्रेजी में कहें तो आपको जरूरत पड़ती है किस चीज की? भाई साउंड की जरूरत पड़नी है। हाँ है ना? बिना साउंड के तो आप एक्सप्रेशन बता ही नहीं सकते। हाँ है ना? ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जब आप किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों, तो लैंग्वेज के अपने छोटे छोटे स्किल्स होते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कौशल। भाषा के अपने कौशल है, बड़े ध्यान से समझना। भाषा के अपने कौशल है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम कहें तो भाषा को सबसे पहले प्राथमिक रूप से देखा जाए तो भाषा सुनी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें तो भाषा को बोला जाता है, उसके बाद अगर कहें तो भाषा को पढ़ा जाता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा को लिखा जाता है। इन्हीं को हम LSRW के नाम से जानते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं। ठीक है, यानी कि भाषा को अगर हम समझें तो भाषा को हिस्सों में बांटा जा सकता है, 4 अपने हिस्सों में। सबसे पहले भाषा को सुना जाता है, उसके बाद बोला जाता है, और उसके बाद पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद लिखा जाता है। ठीक है, इन सभी की सभी चीजों को हम तब ठीक मान सकते हैं, या इन स्किल्स को तब डेवलप किया जा सकता है जब हमारे पास कुछ साउंड हो। क्या हो? साउंड हो। ठीक है, लेकिन साउंड के पीछे भी एक खेल जुड़ गया। सिर्फ साउंड होने से क्या होता है? क्योंकि हम अगर बात पढ़ने और लिखने की करेंगे तो तभी तो सेंसिबल है जब लिखने के लिए मेरे पास साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स हो। अरे हाँ है ना? चलो मैं आपकी थोड़ी सी मदद लेना चाहूंगा। मैं अगर आपको कहूं इसे पढ़कर सुनाओ जरा, तो आप यकीनन इसे पढ़कर सुनाओगे। आप इसे पढ़कर सुना सकते हैं। हाँ है ना? क्योंकि इस सिंबल से रिलेटेड एक ध्वनि आपके अंदर है। इस सिंबल को लेकर आपको एक साउंड की जानकारी है और आप उस साउंड को बोलकर सुना सकते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जी? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर से मेहनत करते हैं। अगर मान लो दोस्तों मैं यही सिंबल ऐसे बनाऊं तो क्या आप इसे पढ़कर सुना सकते हैं? बताओ हाँ या ना कह दो, बस इतना ही काफी है। आप कहोगे नहीं सर, ये तो बोला ही नहीं जा सकता, मैं इसे कैसे बोलूं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपके लिए ऐसा बोल पाना मुश्किल होगा, ये बोल पाना आपके लिए आसान है। अरे हाँ है ना? अरे हाँ है ना? ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, हाँ जी आप इसकी साउंड बता सकते हैं? आप कहोगे ए क्या बोलती तू, है ना? तो आप इसको तो पढ़कर सुना सकते हैं। हाँ, इसकी अपनी एक साउंड है। अगर मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। है ना?
आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ है, इसकी साउंड हमें नहीं पता। तो कुल मिलाकर हमें सबसे पहले ये चीज समझ आई कि हम लोगों को कुछ साउंड है जिन्हें पहचानने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। और इन सिंबल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, इन सिंबल्स की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर इन सिंबल्स को 26 अक्षरों में बांटा जा सकता है और इन्हीं को हम कहते हैं 26 लेटर्स। क्या कहते हैं भाईजान? इन्हीं चीजों को हम कहते हैं 26 लेटर्स। कुल मिलाकर ये 26 अक्षर है, अक्षरा मत कह देना, ठीक है, अक्षर कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी, अक्षर हम कहते किसे हैं? अक्ष का मतलब होता है दोस्तों आंख, ठीक है ना जी। अक्ष का मतलब होता है आंख, यानी कि जिन्हें देखकर पहचाना जा सकता है उन्हें हम अक्षर कहते हैं। फाइन, खैर वो अलग बात है कि आप इसी भाषा के हिस्से को वर्ण भी कह सकते हैं। और कुल मिलाकर 26 हुए, तो यही इकट्ठे मिलाकर वर्णमाला का रूप ले लेते हैं, ठीक है जी। इकट्ठे मिलाकर इसी चीज को क्या कहें? आप इसी चीज को वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं। ये हो गई हमारी पहली बात। तो इन 26 लेटर्स को कायदे से अगर हम पहचाने तो दोस्तों इन्हीं चीज को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। हिंदी में आप इसी को वर्णमाला के नाम से अभी अभी जानकर आए। तो 26 हुए ये कुल मिलाकर, है ना। अब इन 26 के 26 को अगर हम थोड़ा और आगे लेकर चलें तो ये और हिस्सों में भी बट जाते हैं, जिनके 2 रूप हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पढ़कर देखो जरा क्या लिखा है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ूंगा, और ये सफर यूं ही सफलता की तरफ बढ़ जाएगा। शाबाश, ठीक है। एक हो गया हमारे सामने क्या चीज? वाउल्स। क्या कहा जी? फाइन, ये हो गया हमारे पास वाउल्स, और एक हो गया हमारे सामने क्या चीज? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, एमडी लिख रहा है AEIOU। चल मेरे भाई मैं भी लिख देता हूं, मैंने सोचा तू आई लव यू लिख रहा है ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ये छोटे छोटे 5 सिंबल्स हैं, ठीक है जी, AEIOU, ठीक है जी। ये हो गई हमारी पहली बात, फाइन। और अगर कॉन्सोनेंट्स की हम बात करें तो कॉन्सोनेंट्स कुल मिलाकर इन्हीं से अलावा अगर हम समझें तो इन 5 को हटाते हैं, 21 बच जाते हैं, ठीक है जी। ये सभी के सभी हमारे क्या हुए दोस्तों? ये सभी के सभी हमारे हुए कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो देखो अब कहानी को थोड़ा और समझने का काम करते हैं। चलो थोड़ा सा दिमाग की कसरत करवा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। भाई मैंने आपके सामने दोस्तों 4 शब्द लिखे हैं, पढ़कर देखो जरा ध्यान से। XYZ को कॉन्सोनेंट्स भी बोला जाएगा निशिता, ठीक है भाई। कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, काम की बात पर दिमाग लगाएंगे। मैंने आपके सामने 4 शब्द लिखे हैं, चारों को ध्यान से पढ़कर देखें और मुझे इस पहले और इस दूसरे, इस तीसरे और इस चौथे वाउल की साउंड पहचान कर बताएं। विकास कह रहा है इतना बेसिक तो पता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें पता है, मुझे सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे उन बच्चों को भी देखना पड़ेगा जिन बच्चों ने बिल्कुल पहली बार कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी शुरू की है, ठीक है विकास बाबू। सभी बच्चों का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए जी, हमें उन सभी का ध्यान देखना पड़ता है जो बच्चे बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं। आप इस शब्द को अगर पढ़कर देखोगे तो आप इसे पढ़ते वक्त इसकी साउंड बता रहे हैं कुछ इस तरीके से। आप इसे पढ़ रहे हैं सर्कल, कुल मिलाकर जो इसकी ध्वनि है वो कैसी आई? आ से, है ना। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो आप इसे पढ़ रहे हैं फर्म, यानी कि इसकी भी साउंड किस तरीके से आई भाई? इसकी साउंड आई, बिल्कुल ठीक कहा, आ से। अगर इसको पढ़ने का काम कर रहे हैं तो इसकी साउंड कैसे आई? ई से। वो जी बात समझ में आई? अरे हाँ है ना, बात समझ में आई? आपको ये बात समझ में आई कि कमाल करते हो पांडे जी, यहाँ लिखने के लिए तो हम सभी के सभी एक ही वाउल लिख रहे हैं, अरे हाँ है ना, लेकिन साउंड इन्होंने एक से ज्यादा प्रोड्यूस कर दी, हाँ है ना। तो खेल समझ में आया? एक तो हुआ सिंबल लिखने के लिए तरीका जो हमने कहा, और एक उससे प्रोड्यूस की गई साउंड। खेल में फर्क समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि वाउल्स की अगर बात कही जाए तो लिखने में तो ये छोटे छोटे 5 वाउल्स हमें समझ में आते हैं, लेकिन दोस्तों जब ये साउंड प्रोड्यूस करने पर आते हैं तो कुल मिलाकर ये 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कितनी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। ये हो गई पहली बात, फाइन। चलिए अगर हम इस कॉन्सोनेंट की बात करें ना, कॉन्सोनेंट का भी व्यवहार कुछ ऐसा ही है
है ना। कॉन्सोनेंट का भी कुछ ऐसा ही व्यवहार है। चलिए छोटे छोटे दो शब्द लिखता हूं मैं, ठीक है। दो शब्द लिखे हैं, इन दोनों के दोनों शब्दों को बस आपको धीरे धीरे पढ़ना है और पढ़कर मुझे बताएं, यहां ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है दोस्तों, यहां ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है, इन दोनों की साउंड किस तरीके से बोली जा सकती है। चलिए पढ़कर सुनाए। आपकी मेहनत करानी, आज आपकी कसरत करानी। आज मैं सोचकर यही आया था कि आज सुबह का बैच हमने काफी दिनों के बाद शुरू किया है, तो सुबह के बैच में आप लोगों की थोड़ी सी मैं वर्जिश कराऊंगा दिमाग की, और तभी आप धीरे धीरे अपने शरीर को खोल पाएंगे। यो यो, बताओ जरा, बताओ बताओ, शाबाश। लो जी भाई साहब, पार्टी शुरू हो गई है जी। सुबह सुबह तूफानी कहानियां शुरू हो गई हैं, खतरनाक इरादे देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। अब आप जब इसे बोलते हैं तो इसकी साउंड आप बोलने के लिए यूज कर रहे हैं चैंपियन, और इस लिखे हुए शब्द को अगर बोलते हैं द साउंड गोज विद कैमिलियन, है ना। यानी कि देखने का समझ में आ रहा है क्या, लिखने में तो बात एक ही है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस करते हुए ये अलग अलग रूप ले सकते हैं। तो इस बात को भी लिखा जा सकता है कि अगर कॉन्सोनेंट्स की बात कहें तो लिखने में तो ये बेचारे सिंबॉलिकली 21 ही है, लेकिन जब ये साउंड प्रोड्यूस करने पर आते हैं तो कुल मिलाकर 24 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये हो गई बहुत छोटी सी बात, इनकी साउंड्स का खेल है, आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब आओ बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं। एक खूबसूरत चीज का जन्म होता है यहीं से, जिसे हम क्या कहते हैं, पढ़कर देखिए जरा। कैमिलियन का मतलब क्या होता है? कैमिलियन बोलते हैं एक ऐसा, गिरगिट बोलते हैं, हिंदी में गिरगिट बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, गिरगिट की खास पहचान क्या होती है? गिरगिट अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। ठीक है जी, फाइन। ठीक है, आकर्षित पूछ रहा है इसका एग्जाम से क्या लेना देना? इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये सिर्फ वो इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता है। और मैं जब भी कोई बैच शुरू करता हूं तो बैच की शुरुआत में सबसे पहले मेरा काम होता है ब्रश अप करना। जो चीज आपको पता है आकर्षित, पहले उस चीज को रिफाइन करना। मेरी बात समझ रहे? जब वो चीज आप रिफाइन कर लेंगे, धीरे धीरे फिर आप टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी है। वर्ड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वर्ड हम कहते हैं किसे, थोड़ा ध्यान से इसे समझने का काम कीजिएगा। अ मीनिंगफुल यूनिट, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा वर्ण। ठीक है जी, जब हम कई सारे वर्ण को इकट्ठे मिलाकर, मेरे दोस्तों, जब हम कई सारे वर्ण इकट्ठे मिलाकर उन्हें मीनिंगफुल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तब वो चीज बन जाती है वर्ड। थोड़ा गौर फरमाइएगा जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात कही। ठीक है जी, मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात कही, एक बार जरा इसको पढ़कर देखें, क्या इसका कोई अर्थ है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप अगर इस चीज को छोटा सा ध्यान से देखने का काम करेंगे तो आप कहोगे हाँ जी सर, इसका तो अपना एक अर्थ है, इसे हमने देखा है। ठीक है ना जी, इसे हमने देखा है। ठीक है, ये गलियों में घूमता हुआ मिलता है। ठीक है, अक्सर देखता है तो काटने की भी कोशिश करता है। मैंने परसों नोरा फतेही की हाथ में भी इसको देखा था। ठीक है, तो ये हुआ जी आपके लिए डॉग। फाइन। अच्छा, अगर मान लो दोस्तों मैं इसी के इन लिखे हुए लेटर्स को अगर थोड़ा सा बदल दूं, तो आप बताएंगे जनाब जरा इसका कोई अर्थ है? हम्म, हाँ जी रोहित साहब, हाँ जी बिल्कुल। तो आप कहोगे जी हाँ जी इसका अर्थ है। अब आपने इसे देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हाँ आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए मैं इन्हीं लेटर्स को थोड़ा सा और बदल दूं और मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई बताओ क्या इसका कोई अर्थ है? मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों क्या इसका कोई अर्थ है? तो आप कहोगे नहीं सर इसका तो कोई भी अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए हमें कि सर अगर हम लेटर्स को मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करते हैं तो वो अपने आप में एक वर्ड है। अगर मीनिंगफुल तरीके से अरेंज नहीं करें और कुछ भी अगर हम कहते अरेंजमेंट रख दें तो वो वर्ड नहीं है।
ठीक है जी। यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी ग्रामर है इसी वर्ड के आधार पर सारे खेल को समझाती है। वर्ड की डेफिनेशन हमने क्या तैयार की, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, लेटर्स को इकट्ठे ऐसे अरेंज करना ताकि एक मीनिंग तैयार हो, तभी वो एक यूनिट बनती है। अगर इस यूनिट को थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना है, पढ़ना है, तो दोस्तों इस यूनिट को ही हम एक प्यारे से नाम से जानते हैं और इसी चीज को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत प्यारी चीज है। अब पूछो क्यों बहुत प्यारी चीज है? ठीक है, जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं दोस्तों, जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य बोलने के लिए आपको छोटे छोटे शब्दों की जरूरत है। ठीक है, जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं तो आपको छोटे छोटे शब्दों की जरूरत है और उन शब्दों को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो उन कैटेगराइज करने वाली प्रोसेस को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी इंसान को कोई भी वाक्य बोलते हैं, आपने कभी किसी इंसान को देखा और आपने कहा तुम बेहद खूबसूरत हो, आपने किसी इंसान के सामने एक वाक्य कहा तुम बेहद खूबसूरत हो। देखो मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, फाइन, तुम बेहद खूबसूरत हो। तो जब आप ये वाक्य किसी इंसान के सामने बोलोगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप इन सभी के सभी शब्दों को अलग अलग कैटेगराइज भी तो कर सकते हो कि ये अलग अलग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हाँ है ना। तो ये जो शाब्दिक व्याख्या है या फिर शब्दों का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसी चीज को मेरे भाई हम किस नाम से जानने की कोशिश करते हैं? इसी को हम जानने की कोशिश करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थोड़े से नाम जान लेते हैं, फिर आगे काम आएगा हमारे सामने। ठीक है जी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं लिस्ट बनाना चाहूं तो एक हुआ हमारे सामने नाउन, दूसरा हमारे सामने हुआ मेरे भाई जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन, तीसरे की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं भाई हिंदी में। ठीक है जी, एडजेक्टिव। इससे आगे अगर हम चले तो ये हुआ वर्ब। ठीक है, इसी से थोड़ा आगे अगर हम चलने का काम करें तो एक अगली चीज आती है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। थोड़ा आगे अगर आप बढ़ेंगे तो एक प्यारी सी चीज पढ़ने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है जी, और एक अगला शब्द हमारे सामने आता है जिसे हमने कहा कंजंक्शन, और एक आखिरी बात हमें समझ आती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। माइकल जैक्सन नहीं कहा मैंने, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने हो गए हैं? 8। मेरे साथ एक बार फिर से बोलने का काम करो और सीखने की कोशिश करो। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितनी है भाई साहब? फाइन, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल 8 हुए। एक एक करके आठों के आठों शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखने का काम करें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है भाई, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलो जी, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है ना जी, तो सबसे पहले इस नाउन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है नेमिंग वर्ड। ठीक है भाई, नेमिंग वर्ड। अच्छा, पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा एक बात का और ध्यान रखना। देखो भाई, बाहर कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक होती जा रही है और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और घर पर बैठकर ही पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि आप अगर सेहत से ठीक है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। आप अगर अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? और बिल्कुल अपने आप को हर हाल में ध्यान रखें कि आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे तो हर संभव प्रयास आपको सफल बनाएगा। ठीक है जी, बस बाहर ना निकले किसी भी हालत में। ठीक है, और अगर बाहर निकलते हैं तो अपने लिए सेफ्टी मेजर्स लेकर चलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर, और थोड़ी दूरी बनाए रखें, किसी के गले ना लगे। फाइन, समझ रहे हैं? तो ये बेबी जानू वाले भी थोड़ा सा दूर ही रहें। ठीक है अच्छा, क्वेश्चन पर काम करते हैं। नाउन को हमने क्या कहा भाई? नेमिंग वर्ड कहा। ठीक है, पहली बात। फाइन, अब दूसरी बात अगर हम समझते हैं तो इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर हम कहें तो इट रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है ना। नेक्स्ट वर्ड इज एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किस चीज को? नाउन को। क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है, इसी वजह से ये बेचारा क्वालिफाई करने पर आ गया, तो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करना मजबूरी हो गई। क्यों? क्योंकि नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है? प्रोनाउन। गॉट इट?
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर काम करते हैं। ठीक है बेटा, अभी टेंस शुरू करेंगे। जय किशन, टेंस को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजें भी तो आपकी मदद करेंगी। ठीक है ना, फाइन। आज वापस पढ़ना पर ध्यान देते हैं। जब वर्ब की हम बात करते हैं तो वर्ब अगर हम ध्यान से समझें तो वर्ब बेसिकली कहलाता क्या है, एक एक्शन वर्ड। ठीक है जी, और एक्शन के साथ साथ अगर हम इसको एक और तरीके से डिफाइन करें, ठीक है ना, तो इसे हम स्टेट वर्ड भी कहते हैं। अब आप इस स्टेट का मतलब ये मत सोचना कि मैं केरल की बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। नहीं, स्टेट का मतलब है जो अवस्था बताने वाला शब्द है। ठीक है ना, जो अवस्था बताने वाला काम करता है। ठीक है जी, फाइन। एडवर्ब की अगर डेफिनेशन, चलो आप मुझे बताएं फटाफट से, एडवर्ब हम किससे कहते हैं? यो, बताओ बताओ बताओ। क्वालिफाई का मतलब होता है, क्वालिफाई का मतलब होता है जो किसी अर्थ में कोई और अर्थ जोड़ने का काम करे। जैसे अगर हम कहें आप बेहद खूबसूरत हैं, तो आप खूबसूरत हैं, ये आपकी क्वालिटी है, लेकिन खूबसूरत को क्वालिफाई किससे किया? बेहद से, आया ना। तो आप अगर किसी शब्द के साथ कुछ और अर्थ जोड़ना चाहें तो उसे क्वालिफाई करना कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कहा बच्चों ने। यहां पर एडवर्ब की अगर हम बात करें तो ये क्वालिफाई करता है एक वर्ब को। आगे लिखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन कहलाती है रिलेटिंग वर्ड, संबंध बताने का ये काम करता है। तेरा मुझसे है पहले का वादा, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। प्रेपोजिशन इसे कहा जाता है जो संबंध बताने का काम करता है। ठीक है ना जी, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मैं लिखने का काम अगर जोड़ने का काम करता हूं बोर्ड, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। पर समझिएगा ध्यान से, मैंने हिंदी में वाक्य बोला, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो लिखना और बोर्ड दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? पर। हाँ है ना। चलिए आगे लिखा है कंजंक्शन। कंजंक्शन अगर हम कहें तो ये जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है जी, और आखिरी शब्द लिखा है इंटरजेक्शन। क्या लिखा है दोस्तों? आखिरी शब्द है, कहलाता है क्या? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये बड़ा प्यारा शब्द है ना जी। इसे हम अगर कहें तो इसके लिए डेफिनेशन बन सकती है सडन फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग वर्ड। एक ऐसा शब्द दोस्तों, एक ऐसा शब्द जो अचानक से आई फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं क्या? इंटरजेक्शन। ठीक है, आपके सामने कोई खूबसूरत सी गाड़ी आ रही है, दोस्तों ध्यान से समझना, आपके सामने एक खूबसूरत सी गाड़ी आ रही है, आप उस गाड़ी को देखते ही कहते हैं आए कितनी बढ़िया गाड़ी है, काश ये गाड़ी मेरे पास होती। है ना, तो आपने क्या कहा? हाय, दिस हाय इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। हाँ जी, बात समझ में आई? हैवी खिलाड़ियों, ओ शिकारियों, बात समझ में आई? बिल्कुल आई। इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल मिलाकर 8 है। ठीक है भाई, अब इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत खूबसूरत चीज हमें पढ़ने को मिलती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं फ्रेज। देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा? इसे हम कहते हैं क्या चीज? फ्रेज। ठीक है। हाँ जी बेटा, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, आपके बैच में इसकी पीडीएफ मिलेगी, घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत कतई नहीं है। ठीक है, आपको पीडीएफ हर दिन की क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, अब फ्रेज की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेज को थोड़ा डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है। हाँ जी एकता जी, बिल्कुल। शब्दों का एक ऐसा अर्थ जिसका अर्थ तो निकले लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा राहुल, अब आप राहुल को देखते ही समझ गए ये तो किसी इंसान का नाम है। अरे हाँ ना, यानी कि अपने आप में नाउन है। पहली बात तो ये। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं इसके साथ एक छोटा सा कंजंक्शन लिखता हूं, लिखा है क्या चीज? एंड। हाँ है ना, और इसके बाद मैंने लिखा अंजलि, तुम नहीं समझोगी, कुछ कुछ होता है। तो राहुल एंड अंजलि को देखकर क्या आपको इसका पूरा अर्थ समझ आया?
बताओ बताओ बताओ, अभिषेक बताओ जरा। हाँ जी, बताओ बताओ। तो इसका पूरा अर्थ नहीं है। जब इसका पूरा अर्थ नहीं है तो कुल मिलाकर ये शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका आधा अधूरा अर्थ निकलता है। तो फ्रेज की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेज ग्रामेटिकल यूनिट है, और फ्रेज को अगर टाइप्स में हम बांटना चाहें तो तीन छोटे छोटे हिस्से इसके निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहले नाउन फ्रेज, दूसरी कहानी या दूसरा टाइप जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरी कहानी या तीसरा जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं दोस्तों एडवर्ब फ्रेज। ब्रॉड लेवल पर ये तीन ही होते हैं, आप चाहें तो इन्हें सब कैटेगराइज अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। अब यहां तक की बात तो थी बालकों वाली, है ना। यहां से बात जो हमें असलियत में उठानी है, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात कही थी कि आज हम लोगों ने चार शब्द आपके दिमाग की कसरत के लिए प्रयोग किए। सेंटेंस, कुछ याद आ रहा है जी? सेंटेंस, सेंस, टेंस, टाइम। मैं ठीक कह रहा हूं जी? चार शब्दों का खेल मैंने आपके सामने समझाने का काम किया था। हाँ है ना दिग्विजय बेटा? हाँ भाई, दिग्विजय बेटा बात समझ में आ रही है जी? हाँ है ना? चलो जी, अगर ये चार छोटे छोटे शब्द समझ में आ गए तो अब आपको खेल समझ में आएगा कि क्यों मैं आपको इतनी दूर तक लेकर चल रहा था। अब आता है इन सभी का सबसे इंपॉर्टेंट दायरा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये लिखा भाई मैंने सेंटेंस, ठीक है। मनीष कह रहा याद नहीं है, कोई बात नहीं। तुम मुझे भूल जाओ ये कोई बात नहीं, आधा फरमाइएगा। तुम मुझे भूल जाओ ये कोई बात नहीं, तुम्हें हर पल मैं याद आऊं, यही वो बात होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सेंटेंस हम किसे कहते हैं, सोचकर मुझे बताएं। जब हम सेंटेंस की डेफिनेशन को अगर समझना चाहें, ठीक है, तुम याद करो ना करो लेकिन मैं तुम्हें हर पल याद आऊंगा ये जरूरी है। तुम मुझे याद करो ना करो लेकिन ये बातें आपको हर पल याद आएंगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों के जहन में ये बातें बैठ गई इंशाल्लाह वही लोग सफल होते हैं। ध्यान रखना, मेरा होना ना होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप यहां पढ़ रहे हैं ये बात आपके दिलों में, जहन में बहुत खूबसूरत तरीके से घर कर जाए। आप इन्हें जितना खूबसूरती से पढ़ पाएंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम कहना चाहें, सेंटेंस की डेफिनेशन इस ऊपर वाली कहानी से तैयार होती है और इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले। हाँ है ना? ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले। आपने कभी किसी भी इंसान के सामने कोई वाक्य अगर कहा हो, जब तक उसका पूरा अर्थ नहीं है तब तक वो वाक्य नहीं है। जैसे अगर आप किसी इंसान के सामने कहें राहुल आज तो तुम्हारी चमक रही है, अब राहुल बेहोश हो गया। आपने कहा राहुल आज तो तुम्हारी चमक रही है, अब राहुल बेहोश हो गया। कहना क्या चाहते हो भाई? शक्ल चमक रही है, शर्ट चमक रही है, गाड़ी चमक रही है, घड़ी चमक रही है, राहुल बेहोश हो गया। तो यानी कि अगर वाक्यों के अंदर क्या चीज नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो सामने वाले इंसान के लिए अपने आप में किसी भी वाक्य में खौफ पैदा हो जाएगा, तो बचना। ठीक है, अब आती है एक दूसरी बात। पहली बात समझ में आई, शब्दों का पूरा अर्थ। दूसरी बात, इसके अंदर क्या चीज हमें चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। बच्चों क्या चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, शब्दों का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक शब्दों का अरेंजमेंट नहीं तब तक खेल खत्म हो गया। चलो मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, मजा ही आ जाएगा। एक छोटा सा वाक्य लिखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कहा शी इज अ डॉक्टर। जरा पढ़कर देखें, और फिर मैंने आपके सामने लिखा इज शी अ डॉक्टर। पढ़कर देखें, क्या इन दोनों अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से आपको कोई फर्क समझ में आया? बेटा एक तो पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप?
भाई दोनों की दोनों बातों में आपको एक फर्क समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है जी? यहां तो हम बता रहे हैं कि कोई इंसान डॉक्टर है, ठीक है, इस बात पर यकीन मानिएगा, ठीक है ना, इस बात में यकीन मानिएगा कि ये अपने आप में एक कोई भी इंसान है जिसको बता रहे हैं कि ये एक डॉक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां अगर हम कहें तो इसे पढ़ते ही आप कहेंगे सर यहां आप बता नहीं रहे हैं, यहां आप पूछ रहे हैं, हाँ है ना? यानी कि अगर आप समझे ध्यान से, अगर हम किसी भी वाक्य में शब्दों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को अगर बदल देते हैं तो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाता है ना? तो फिलहाल के लिए दो बातें हमें समझ में आई कि किसी भी सेंटेंस की डेफिनेशन को दो हिस्सों में हमें समझना पड़ेगा। एक तो कंप्लीट मीनिंग इसके अंदर होना चाहिए और दूसरी बात इसके अंदर अरेंजमेंट भी हमें समझना होगा। दोस्तों, प्यारे साथियों, इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम लोग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अगर आप और अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहेंगे या धीरे धीरे अपने इस पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस को अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे तो आपको एक और नाम इसी चीज को देखने को या पढ़ने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है भाई, तो पूरी की पूरी बातचीत को बड़े ध्यान से समझते चलें, ठीक है ना? ये सिंटैक्स नाम की चीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सिंटैक्स नाम की चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से पढ़ाई जाती है, जबकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से कोई नई चीज नहीं है। इसके अंदर आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के लॉजिक्स ही सिखाए जाते हैं। तो पहले यहां तक की बात अगर समझ आई तो बताओ, फिर उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे इस मोहब्बत भरे सफर को, ठीक है? क्योंकि सेंटेंस तक मुझे आप लोगों को डेफिनेशन समझानी थी। अब सेंटेंस अगर अच्छे से समझ लेंगे हम, उसके बाद हम चलेंगे टेंस की तरफ, और टेंस के साथ साथ हम खेल खेलेंगे। टेंस के साथ हम खेल खेलेंगे किस चीज का? टेंस के साथ हम खेल खेलेंगे टाइम को समझने का। चलो जी, नीरज आगे पढ़ेंगे बेटा, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। शाबाश, चलिए, तो अब आते हैं थोड़ी सी बातचीत को आगे लेकर। अच्छा जी, आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर हम इन लिखे हुए शब्दों के क्रम को बदल दें तो अर्थ बदल जाता है। भाई हाँ है ना, कि कहीं पर आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो और कहीं किसी से सवाल पूछ रहे हो। तो बच्चों, सेंटेंस को ही समझने के लिए एक छोटी सी मेहनत और हम करेंगे कि सेंटेंस के अगर हम टाइप्स समझ लेते हैं तो खूबसूरत हो जाएगा ये मोहब्बत भरा सफर। ठीक है जी, खूबसूरत हो जाएगा ये मोहब्बत भरा सफर। ठीक है, सेंटेंस होते कितनी तरह के हैं? ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, आओ इसे थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले टाइप का जिक्र मैं करना चाहूंगा, तो इसे हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। इसे हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को भी हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। एक जिसे हम कहते हैं दोस्तों एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को ही अगर हम कहें तो पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव। आपने कभी किसी इंसान के सामने कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट कही हो तो सॉरी, आप एक प्यारा सा स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग लिखते हैं सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है भाई, इसके बाद आप लिखने का काम करते हैं वर्ब, और इसके बाद आप लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट। आप अगर इस वर्ब पर थोड़ा सा गौर फरमाएं मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वर्ब पर, अगर मैं भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा आपके साथ मिलकर, मैं आपके साथ मिलकर इस वर्ब पर थोड़ी सी तफ्तीश करूंगा कि आखिर ये वर्ब कितने हिस्सों में बांटी जा सकती है। बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। आप इस वर्ब को फिलहाल के लिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जिसे आपने नाम दिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, और दूसरे रूप की अगर आप बात करते हैं तो इसे आप कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है भाई, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इस चीज को समझते हैं। ठीक है, नाम ले लेते हैं किसी इंसान का, इसका नाम है जी बिट्टू। बिट्टू इज लर्निंग इंग्लिश। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। इसी बात के साथ मैं आपको पानी पीकर भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब मेरे सामने ये लिखा हुआ एक वाक्य है, हर एक शब्द की पहचान आपको है। नहीं भाई, कोरोना नहीं हुआ है, ये तो छोटा मोटा छींक तो आती है।
और छींक का आना तो हमारे बॉडी टेम्परेचर की कहानी को समझाता है ना जी। एक्टिव पैसिव टेंस के बाद होते हैं अमन, पहले टेंस हम समझेंगे, टेंस के बाद हम लोग एक्टिव पैसिव और उसके बाद नरेशन को पढ़ेंगे। बिना टेंस के एक्टिव पैसिव समझाना मुश्किल ही नहीं, बहुत बड़ा कठिन काम हो सकता है। ठीक है जी, फाइन। अब देखो ध्यान से समझते हैं। तो ये लिखा हमारा सब्जेक्ट, ये लिखी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये लिखी मेन वर्ब और ये लिखा ऑब्जेक्ट। पहली छोटी सी बात। अच्छा भाई, इसी लिखी हुई बातचीत को अगर दूसरे हिस्सों में हम बांटते हैं तो दूसरा सेंटेंस आता है हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फाइन। अच्छा देखो बच्चों, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। सुन रहा है ना तू? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम आपके लिए बेसिक वैल्यूज अगर तैयार करें तो हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे सामने स्ट्रक्चर क्या बन गया भाईजान? हमारे सामने स्ट्रक्चर बन गया नॉट की वजह से नेगेटिव। चलो, अगर मान लीजिए इसी लिखे हुए वाक्य को मैं नेगेटिव बनाना चाहूं, ठीक है जी, अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाना चाहूं, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, हर्ष हैज नॉट अटेंडेड द सेमिनार। ठीक है, फाइन। तो अगर आप इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से समझें तो हर्ष अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, हैज एक हेल्पिंग वर्ब हुई, आगे लिखा हुआ अटेंडेड मेन वर्ब हुई, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट काफी है, और ये लिखा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गई जी? फाइन, ठीक है भाई, एक छोटी सी बात हमारे सामने आ गई। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आओ थोड़ा सफर आगे लेके चलते हैं। सेमिनार मीन्स, देखो जी सेमिनार होता क्या है ये मैं समझा देता हूं। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। आज से काफी समय पहले की बात है, मैं एक टीचर्स का सेमिनार ले रहा था। ठीक है, तो टीचर्स का सेमिनार लेते वक्त एक छोटा सा मजाक वहां पर हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सेमी का मतलब होता है आधा। ठीक है जी, सेमी का मतलब होता है बच्चों आधा, और नार का मतलब लोग अक्सर पढ़ लेते हैं नर। तो अधिकतर लोगों को ये लगता है कि सेमिनार एक ऐसा प्रोसेस है जिसे जिसमें आधे नर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पुरानी बात है। मैं एक जगह सेमिनार ले रहा था, तो वहां लोगों को थोड़ा सा दिमाग की कसरत कराने के लिए मैं यही चीज समझा रहा था। ठीक है, शिवम बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, तो सेमिनार का अधिकतर लोग कहते हैं कि वो नार जो आधा हो गया है। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी बात है। बेसिकली सेमिनार एक फॉर्मल गैदरिंग होती है लेडीज एंड जेंटलमैन। सेमिनार बेसिकली एक फॉर्मल गैदरिंग होती है, और इस फॉर्मल गैदरिंग का पर्पस होता है किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, ये सेमिनार का मेन पर्पस है। आप अपनी नौकरी के दौरान, ठीक है, 3 तरह के सेमिनार देखते हैं, एक प्री सर्विस, एक पोस्ट सर्विस और एक इन सर्विस। 3 तरह के सेमिनार आपको देखने को मिलते हैं। प्री सर्विस का मतलब नौकरी लगने से पहले बहुत सारे सेमिनार्स आपको कराए जाएंगे। आपकी जब नौकरी लग रही है तो आपको एक्चुअल में फील्ड में उतारने से पहले, आपके एक्चुअल नौकरी होने से पहले जो ट्रेनिंग होगी उसमें बहुत सारे सेमिनार आपको देखने को मिलेंगे। इन सर्विस नौकरी करते हुए आपको बहुत सारे सेमिनार्स दिए जाएंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जीएसटी। आपने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो जीएसटी प्रोसेस हुआ अभी लेटेस्ट में ही शुरू हुआ, तो जितने भी डिपार्टमेंट के अधिकारी वर्ग में लोग थे उन सभी को जीएसटी की पूरी जानकारी के लिए इन सर्विस सेमिनार्स दिए गए। ठीक है, और फिर आता है पोस्ट सर्विस सेमिनार्स। जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी डिपार्टमेंट के लिए काम आते हैं उन्हें पोस्ट सर्विस सेमिनार्स भी दिए जाते हैं। बात समझे? तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सेमिनार का मतलब वो नहीं है कि नर को आधा करने का प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आओ आगे लेके चल लेते हैं इस बात को। ये 2 हो गए भाई। अब आओ इसी सेंटेंस के एक दूसरे टाइप से मैं आपको मिला देता हूं। और दूसरे टाइप का नाम अगर हम कहें तो इसे दोस्तों हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो बच्चों ये 2 हिस्सों में बढ़ते हैं। एक तो हुआ हमारे सामने जिसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। 2 तरह के क्वेश्चन फिलहाल है।
ठीक है ना जी, होते तो इसके अलावा भी हैं, रिटोरिक क्वेश्चंस भी होते हैं, इंप्लाइड क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना जी, नॉन एजर्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, एजर्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन की मदद करने के लिए ये दो ही तरह के क्वेश्चंस हम लोग लेकर चलते हैं। फाइन, अब इनको थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं, ठीक है जी। फाइन, आओ इस पर दिमाग लगाते हैं। जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते क्या है इसे समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? जवाब देना है आप लोगों को। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? जवाब दें। निशु बेटा आगे पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। हाँ जी साहिल, मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? तो आपके जो आंसर्स आ रहे हैं या तो यस या फिर नो, दो ही तरह के आपके आंसर आ रहे हैं, या तो आपका आंसर आए यस या फिर आपका आंसर आए नो। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जिसका जवाब या तो यस या फिर नो में हमें देखने को मिले, ठीक है ना जी। और ये क्वेश्चन की जब हम शुरुआत देखते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही देखने को मिलता है। मैं अगर आपसे फिर से सवाल पूछता हूं, आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है? आप जवाब दो, बताओ बताओ बताओ। जी हर्ष, बिल्कुल बिल्कुल सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जी साहिल बाबू, बिल्कुल। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, बड़े ध्यान से सोचने की कोशिश करें और मुझे बताएं आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है। अब यहाँ अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कुछ ऑमलेट, कुछ एग, कुछ पोहा, कुछ मीठी सेवइयां, कुछ रोटी सब्जी, कुछ चना, झापड़। एक लड़का झापड़ खा के बैठा हुआ है, या खुदा। तो भैया जब क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो इसका आंसर यस या नो में मिलता है। ओपन एंडेड की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन से हमें देखने को मिलता है, यानी कि कोई जवाब हमें मिलता है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्लोज एंडेड की शुरुआत में हमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, आगे कहें मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा, आपने किसी खूबसूरत नर या खूबसूरत मादा को जाकर ये कहा, आपने किसी को जाकर कहा, विल यू मैरी मी बेबी? अगर आपने किसी को जाकर कहा विल यू मैरी मी बेबी, तो आपको दो ही जवाब मिलेंगे, ठीक है, एक यस, एक नो। हाँ, तीसरा आंसर भी आपको मिल सकता है, तीसरा आंसर भी आपको मिल सकता है और वो आंसर खतरनाक हो सकता है। पता है क्या तीसरा आंसर मिल सकता है आप लोगों को, वो बड़ा खतरनाक हो, एक्सक्यूज मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। हाँ नहीं तो ये दुर्लभ आंसर है, ठीक है। इस आंसर का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके सामने ये घटना घट जाए और आपको अगर ये कहता है एक्सक्यूज मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो तुरंत उसके घर जाकर बताना, जी देख लो तुम्हारी लड़की की ना भैया कोई बॉयफ्रेंड है, इसको समझाओ ये गलत बात है, हम साला कुंवारे बैठे हैं इसके चक्कर में और इस उधर कहीं और मुंह लगाए बैठी है, बताए जाके उसके घर। तो भैया इसका आंसर आप लोग कायदे से अगर देखें तो या तो यस या फिर नो। मैं समझाने के लिए आपके साथ मजाक करूंगा, उम्मीद करता हूं ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और बड़ा आनंद लेंगे, ठीक है जी। सिर्फ समझाने के लिए मजाक करूंगा, कोई मेरे मजाक को पर्सनल लेकर बुरा ना माने, क्योंकि बुरा मानते हैं तो बुरा मानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ समझने के लिए इस लैंग्वेज को अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ना है, दैट्स इट। आ जाओ भाई, अब ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में वैसे ये अल्टीमेट आंसर है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। व्हाट अ नॉनसेंस क्वेश्चन पूछा है, यस नो के फॉर्मेट में तुम आंसर दे रहे हो, नालायक किसी और तरह का, ठीक है। ऐसे लोगों को कभी प्रपोज मत करना भाई। अच्छा वापस आ जाओ, एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी शुरुआत में हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके की कहानी देखने को मिले। आप अगर गौर फरमाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो फॉर्मेट यहां हमने बनाया, ये फॉर्मेट आपके सामने एज इट इज ही तो लिखा हुआ है। देखो जरा गौर से देखिए इसको, है ना। बस इसमें और इसमें इतना सा फर्क हमें कबूल हुआ और क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आया। यहां तक बात समझ में आई? है ना, यहां तक की बात समझ में आई भाई? तो अगर इस बात को थोड़ा गौर फरमाए, हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, व्हेन डिड राधा लीव? मान लीजिए मैंने किसी से सवाल पूछा, व्हेन डिड राधा लीव। चलो सवाल थोड़ा और बदलते हैं, मैंने एक सवाल आपसे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग?
मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आप अलग अलग आंसर्स दे सकते हैं। आप में से कुछ सज्जन हैं जो जवाब दे सकते हैं जी हम तो टेंस पढ़ रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं जी हम तो आपको पहली बार देखने आए हैं। आप में से कुछ कह सकते हैं सर हम तो कुछ नया देखने के लिए आए हैं, एटसेट्रा। आपके अलग अलग जवाब हो सकते हैं, हाँ है ना। अब देखो गौर फरमाएंगे आप इस बात पर, तो व्हाट कुछ और नहीं क्वेश्चन वर्ड। बाकी के फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो चुपचाप वही काम कर लेता है भाई, हाँ है ना। तो दोस्तों आज मैंने आपको सेंटेंस तक पहुंचाने का काम किया है, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, आज मैंने आपको सेंटेंस तक पहुंचाने का काम किया है, ठीक है भाई। अब मैं आपको सेंटेंस तक पहुंचाने के बाद एक बार फिर से गौर से याद दिलाता हूं कि हमारी जो स्टेजेस हैं, सेंटेंस उसके बाद टेंस, उसके बाद टाइम, उसके बाद सेंस, तो हमें इन स्टेजेस पर काम करना है। आज मैं आपके साथ मिलकर सेंटेंस की कुछ कहानी को समझा पाया हूं, सेंटेंस की कुछ कहानी को समझा पाया हूं, और इस कहानी में सिर्फ दो ही बातें आपको समझा पाया हूं। एक जिसे हम कहते हैं प्यारे दोस्तों कंप्लीट मीनिंग, एक जिसे आप कहते हैं कंप्लीट मीनिंग, और दूसरी बात आप अगर कहना चाहें तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आखिर ये कहानी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये चीज अब हम लेकर चलेंगे आपकी अगली क्लास में। कल फिर मुलाकात होगी आपकी मेरे साथ सुबह 9:30 बजे। पहले दिमाग की कसरत करवाऊंगा और उसके बाद टॉपिक से आपको मिलाऊंगा, ठीक है। तो बताइए तैयार रहेंगे कल? ठीक है, फाइन। बहुत बढ़िया जी। अब दो चार सवाल ले लेते हैं, कुछ बच्चों ने सवाल पूछे। एक ने पूछा सेमी वाउल्स क्या होते हैं। देखो वैसे ये सवाल कायदे से तो बाहर है, पर फिर भी चलो आपने पूछा है, जानकारी ले लेते हैं। सेमी वाउल्स वो वाउल्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से निकलकर आए हैं, जो कॉन्सोनेंट से निकलकर आए हैं, लेकिन ये काम करते हैं वाउल्स का। इस कैटेगरी में दो ही सेमी वाउल्स होते हैं, एक वाई और एक डब्ल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा एक छोटा सा शब्द, पढ़कर देखें जरा, ठीक है। जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो इस वाई की जो साउंड है वो आ रही है ई की, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा था हिट, तो इस लिखे हुए आई की साउंड भी यही थी, ठीक है ना जी। तो इसे हम कहते हैं सेमी वाउल, ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं सेमी वाउल। फाइन, ठीक है धनश्री, ओके। सेमी वाउल का आपसे लेना देना नहीं है क्योंकि ये फोनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। बेसिकली भाषा के तीन अलग अलग क्षेत्र हैं, एक फोनोलॉजी, एक मोर्फोलॉजी और एक सिंटेक्स। आपका ताल्लुक सिंटेक्स से है और सिंटेक्स की जानकारी हम लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आज की क्लास को ठीक ढंग से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, कसम है आपको मोहब्बत की, और कल फिर मुलाकात होगी हमारी आपके साथ सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर।